हेलो गाइस, वेलकम टू वेज बिजनेस स्टडीज़। आज हम इस चैप्टर को नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को एक बहुत ही परफेक्ट एंड दे देंगे। कौन से टॉपिक के संग? कोऑर्डिनेशन के संग। तो चलिए पढ़ते हैं इस टॉपिक को और इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक अरेंजमेंट, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट। ऑर्डरली एडजेक्टिव लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक परफेक्ट अरेंजमेंट, एक परफेक्ट ऑर्डर में अरेंजमेंट। किसका? ग्रुप एफर्ट्स का, ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। क्यों? ताकि हम यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी जो हमारे एक्शंस हैं वो वेल डिफाइंड हो, वो एक यूनिटी में हो, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। इन ऑर्डर, किस लिए ज़रूरी है यूनिटी ऑफ एक्शन? इन ऑर्डर टू अचीव द कॉमन पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन पर्पस है, जो कॉमन गोल है, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उसे अचीव कर सकें। तो आई होप कि कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम इस कोऑर्डिनेशन को और डिटेल में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। पहले हम एक बात, कोऑर्डिनेशन जो है ना वो एसेंस है मैनेजमेंट का। वो क्या है? एसेंस है मैनेजमेंट। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैनेजमेंट बॉडी है तो कोऑर्डिनेशन आत्मा है। मैनेजमेंट बॉडी है तो कोऑर्डिनेशन क्या है? आत्मा है। तो अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। कोऑर्डिनेशन जो है वो हर मैनेजमेंट फंक्शन पे अप्लाई होता है, या हर मैनेजमेंट फंक्शन में आपको देखने को मिलेगा। इन प्लानिंग, अब पहले हम प्लानिंग की बात करेंगे, फिर स्टाफिंग की बात करेंगे, फिर डायरेक्टिंग की बात करेंगे, फिर कंट्रोलिंग की बात करेंगे, और हाँ, ऑर्गेनाइजिंग तो मैं भूल गया, सेकंड नंबर पे हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे। तो प्लानिंग में कैसे कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है? कोऑर्डिनेशन किस में होता है प्लानिंग में? जब हमारे ओवरऑल प्लान और डिपार्टमेंटल प्लान के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होने चाहिए, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं होने चाहिए, दोनों अपोजिट नहीं होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री। यानी जो हमारा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है उससे ही मिलता जुलता या उसी को ही सपोर्ट करता हो हमारा डिपार्टमेंटल प्लान होना चाहिए, हमारे एक डिपार्टमेंट का प्लान होना चाहिए। ऑल्सो ऑब्जेक्टिव्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। ऑल्सो कोऑर्डिनेशन हेल्प्स, ऑल्सो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑब्जेक्टिव्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारे पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और हमें जितने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन है। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स कम सेट किए हमने और रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा है तो रिसोर्सेज का क्या होगा? वेस्टेज होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगी, इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगी। बट अगर रिसोर्सेज कम है और ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा हमने सेट कर दिए तो भी ये डिसएडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स ही फुलफिल नहीं कर पाएगी। तो ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज के बीच में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इन ऑर्गेनाइजिंग में क्या ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की? बिटवीन एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज। क्या हमें एक्टिविटीज़ करनी है, क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए उस एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो फॉर असाइनिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हमारी 3 पावर्स होती हैं, और किसी को भी जब हम काम डेलीकेट करते हैं, अपना काम किसी तीसरे को देते हैं, तो हमारे पास 3 पावर्स होती हैं। एक होती है अथॉरिटी यानी पावर, एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और तीसरी बात आती है अकाउंटेबिलिटी, कौन उस काम के लिए अकाउंटेबल होगा, जिम्मेदार होगा। ये तीन एस्पेक्ट्स हम लेके चलते हैं जब भी हम अपना काम किसी को डेलीगेट करते हैं। तो इन तीनों के बीच भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे रखी है और उसे पावर दी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कैसे कर पाएगा? समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी चीज़, अब हम आते हैं स्टाफिंग पे। इन स्टाफिंग स्किल ऑफ द वर्कर्स एंड द जॉब असाइन टू देम। स्टाफिंग में क्यों ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन? पहली बात, किसके बीच में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है? एक तो जो वर्कर्स की स्किल है और जो उनको काम दिया गया है। अब एक ने मैनेजमेंट में, फाइनेंस में डिग्री ली है, ठीक है, उसको आप मार्केटिंग का काम पकड़ा दो तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर उसने फाइनेंस में डिग्री ली है तो उसे फाइनेंस का ही काम हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी उस काम में वो एक्सेल कर पाएगा, तभी उस काम में वो एस कर पाएगा। तो इसलिए स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है।
और किस लिए इम्पोर्टेंट है? एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स एंड कंपेंसेशन। जितनी मेहनत से वर्कर्स काम कर रहे हैं, जितनी एफिशिएंटली वर्कर्स को काम कर रहे हैं, उनको उतना ही कंपेंसेशन मिलना चाहिए, ठीक है, उनको उतना ही मोटिवेट करना चाहिए हमें कंपेंसेशन देके। तो इन दोनों की चीज़ों में भी कोऑर्डिनेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब डायरेक्टिंग में क्या रोल है कोऑर्डिनेशन का? अमंग ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड सजेशन। ऑर्डर्स में, इंस्ट्रक्शंस में, सजेशंस में कोऑर्डिनेशन एक तरीके का कोऑर्डिनेशन क्या, हम पाइवट की तरह काम करता है। पाइवट क्या होता है? एक सेंटर पॉइंट जिससे सारी चीज़ें घूमती हैं, जिसके अराउंड सारी चीज़ें घूमती हैं। सन इज द पाइवट ऑफ द सोलर सिस्टम, ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी हम कह सकते हैं, ठीक है। सन के अलॉन्ग ही सारी चीज़ें इवॉल्व करती हैं, है ना। तो वैसे ही कोऑर्डिनेशन के अलॉन्ग ही क्या क्या चीज़ें इवॉल्व करती है? ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस। ऑर्डर्स जितने दे, इंस्ट्रक्शंस जितने दे, और सजेशंस उतने ही दे जितना कोई इंसान सुन पाए या कर पाए। एक लिमिटेड सजेशंस देने चाहिए, वरना एक एम्प्लॉय में एक तो डिसमोटिवेशन या डीमोटिवेशन की फीलिंग वो क्या अराइज होती है। क्यों, कैसे होती है? सपोज आपने उसे बहुत ऑर्डर से एक छोटी छोटी बात के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एक छोटी छोटी बात के लिए सजेशन दे रहे हैं, तो फिर उसे लगेगा कि मैं क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ऊपर सुनने के लिए हूँ, मैं क्या खुद से कोई मेरी आइडेंटिटी नहीं है कि मैं खुद से स्टेप्स ले सकूँ। तो डीमोटिवेशन की फीलिंग अराइज हुई या नहीं? तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इधर भी इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम ही नहीं हो पाएगा, है ना। अब हम आते हैं कंट्रोलिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, कंट्रोलिंग में क्या कोऑर्डिनेशन एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है। स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है ना। किनके बीच में? स्टैंडर्ड्स, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया उसके अकॉर्डिंग ही हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को पक्का बेनिफिट होगा, ठीक है ना। ऑल्सो बिटवीन करेक्शन ऑफ डेविएशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो डेविएशंस है उनको हमने करेक्ट किया, तो वो डेविएशंस जो है अगर हमने उनको पॉजिटिव वे में करेक्ट किया तो ही तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सकेंगे। सही तरीके से उन्हें करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल हो पाएंगे। तो हमने पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है सारे मैनेजमेंट फंक्शंस में, ठीक है। और ये जो था पहला पार्ट था एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन नीडेड एट ऑल द लेवल्स। कोऑर्डिनेशन सारे लेवल्स पे ज़रूरी है, ठीक है। टॉप पे भी ज़रूरी है, मिडिल पे भी ज़रूरी है, लो। एक पहले हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। टॉप और मिडल के बीच में जैसे हमने कहा कोऑर्डिनेशन होना है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे टॉप और मिडिल ये क्या है? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, ये तो है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। मिडिल और लोअर के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, ये भी सबऑर्डिनेट और सुपीरियर की रिलेशनशिप को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। अब हम एक एक लेवल में देखेंगे। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अकम्प्लिश ऑफ गोल्स। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं उनको इंटीग्रेट कर देना, ये क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है ताकि जो फाइनल गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो हम अचीव कर सकें। अब हम आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस और सबसेक्शंस। जो हमारे एफर्ट्स हैं सेक्शंस के, चाहे वो सबसेक्शंस हो, उन एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए, उन एफर्ट्स को संग लाने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्यों ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन? एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स टू इंश्योर दैट वर्क प्रोसीड्स एज पर द प्लान। जो वर्कर्स की एक्टिविटी है उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो फिल कर सकें, ठीक। जैसे हमने सुना है सेल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। तो सेल को ही हम जब इंटीग्रेट कर देते हैं बहुत सारे सेल्स को, तभी जाके पूरी बॉडी फॉर्म होती है ना। तो वैसे ही जब हम अपने वर्कर्स से शुरू होकर वर्कर्स के सारे एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देंगे तभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होंगे। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट। सारी बुक्स में, ठीक है ना,
एनसीईआरटी में तो दिए ही नहीं है क्लियरली, पर बाकी सारी बुक्स में आपके 4, 5, 6 तक लिमिटेड है। मैंने आपको 8 पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं ताकि इन केस अगर आप कोई पॉइंट को आपको टफ लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इनकरेजेस टीम स्पिरिट। कोऑर्डिनेशन का मेन वही क्या एसेंस क्या है? मैनेजमेंट का एसेंस है कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन का एसेंस क्या है? टीम स्पिरिट। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मतलब ही टीम स्पिरिट है, एकजुट होना, एक साथ काम करना, तभी तो कोऑर्डिनेशन आएगा। गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेट हमें हेल्प करता है कि हम अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर डायरेक्शन में चलाएं, कोऑर्डिनेट करके चलाएं। फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। ये हमें हेल्प करता है कि हम एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन जगा सकें, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन में कि कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है सबऑर्डिनेट के और सुपीरियर के रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो उनके बीच में रिलेशन अच्छा होगा, और रिलेशन अच्छा होगा तो सबऑर्डिनेट जो है ना वो ऑलवेज मोटिवेट रहेगा। ठीक है, वो हमेशा मोटिवेट रहेगा अपने काम की तरफ। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा हम अपने ग्रुप गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ग्रुप गोल्स कैसे अचीव होते हैं? जब तक ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होती है तभी ग्रुप गोल्स अचीव हो सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जब होगा तो ग्रुप गोल्स अचीव होंगे, और ग्रुप गोल्स कब अचीव होते हैं? जब ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होगी। हम देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन, मैंने जैसे बताया कि वो पाइवट है, वो एक सेंटर है पूरे मैनेजमेंट का। ठीक है, तो इसके अलॉन्ग सारी चीज़ें इवॉल्व करती हैं। ठीक है, अचीव ऑब्जेक्टिव्स क्विकली। ऑब्जेक्टिव्स हम कोऑर्डिनेशन के बिना भी कर सकते हैं, पर वो ऑब्जेक्टिव्स टाइमली नहीं होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स में डिले होगा ही होगा। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को हम टाइमली अचीव कर पाएँ। इम्प्रूवमेंट इन रिसोर्सेज एंड रिलेशंस। कोऑर्डिनेशन की मदद से हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज तो करते हैं, और हम अपने रिलेशंस को भी, अपने रिलेशंस जैसे सबऑर्डिनेट और सुपीरियर रिलेशंस को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, रिलेशंस में वो स्ट्रेंथ लाता है कोऑर्डिनेशन, हम कह सकते हैं वो एक तरीके की बैकबोन है हमारे रिलेशंस के लिए। लीड्स हाईएस्ट एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन से एफिशिएंसी एक हाई लेवल पे चली जाती है, क्योंकि डिस्टर्बेंसेस नहीं होते, सब आपस में एक दूसरे के संग कोऑर्डिनेट करके चल रहे होते हैं, क्लैशेस नहीं होती, तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लास्ट आता है एनहेंसेस गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करेगी, अपने गोल्स फुलफिल कर पाएगी, तो ऑब्वियसली उसकी गुडविल जो है वो इंक्रीज होगी। और ऑब्जेक्टिव्स टाइमली कब अचीव हो सकते हैं? जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन की फुल नॉलेज हो और हम उसे अप्लाई भी करते हो। सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होता। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कोऑर्डिनेशन की? पहली, इंटीग्रेट्स एफर्ट्स टू एम्प्लॉयज़। जितने भी एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स हैं उसको इंटीग्रेट करता है। सेकेंड, यूनिटी ऑफ एक्शन। मैंने समझाया कि एक एक्शन में एक यूनिटी आती है, गठबंधन हो जाता है लोगों का, तो एक्शन जो है ना वो यूनिफाइड हो जाते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं और सही तरीके से होते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ऑनगोइंग प्रोसेस, जैसे मैनेजमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो ये तो मैनेजमेंट की आत्मा है, ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। परवेसिव फंक्शन, ये जैसे हमने पढ़ा कि ये जो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई हो जाता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में भी अप्लाई हो जाता है, तो ये हर कहीं जगह भी अप्लाई हो सकता है, तो ये परवेसिव है नेचर में। डेलिब्रेट एक्टिविटी, ठीक है, इसे हमें अंदर से लाना पड़ता है, ये खुद इसका बर्थ नहीं होता, ये जानबूझ के इसको लाया जाता है, इसको जानबूझ के ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है ताकि हम अपने ग्रुप गोल्स अचीव कर पाएँ। अब हम कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन ये पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस, बट हमें ये याद रखना है इनके बीच में एक कॉमन चीज़ है, वो ये है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, अब इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन में? पहले मीनिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कॉपरेशन मतलब म्यूचुअल हेल्प। ठीक है, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हम उसे कॉपरेशन कहते हैं, और कोऑर्डिनेशन क्या है? ये हमारे एफर्ट्स का सिर्फ एक अरेंजमेंट है। स्कोप, कोऑर्डिनेशन का स्कोप कोऑपरेशन से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, और हम कोऑपरेशन को कह सकते हैं कि ये पार्ट है किसका? कोऑर्डिनेशन का, ये पार्ट है कोऑर्डिनेशन का, तो इसलिए हमने एक ही सिक्के के दो पहलू भी कहते हैं। ठीक है, टू साइड्स ऑफ कॉइन्स। प्रोसेस,
ये टॉप मैनेजमेंट करता है, कोऑर्डिनेशन टॉप मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, ठीक है। और कोऑपरेशन किसी भी लेवल पे हो सकता है। हालांकि हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा कि इट्स परवेसिव, बट कोऑपरेशन भी क्या है, कोऑर्डिनेशन की पार्ट है। और जब कोऑपरेशन कहीं भी लग सकता है तो कोऑर्डिनेशन भी लग ही जाता है। रिक्वायरमेंट्स, ये हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में होना चाहिए और डिपार्टमेंट्स ऑफ वर्क के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कॉपरेशन वो है लोगों की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक तरीके का ये एक सर्विस मोटिव है, ठीक है। तो ये लोगों की इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन इनफॉर्मल और फॉर्मल रिलेशनशिप दोनों इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। और जबकि कॉपरेशन सिर्फ एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, ये कंपनी की तरफ से नहीं होती। हालांकि कोई एक बंदा किसी तीसरे बंदे की हेल्प करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो कर सकता है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन उसे कुछ नहीं कहेगी। और नहीं भी करना चाहता तो उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कहेगी उसके लिए। सो थैंक यू। आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं और आज हमारा चैप्टर भी यहीं एंड हो जाता है। एंड प्लीज़ मुझे मोटिवेट करना मत भूलिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।